ओके माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो हम लोग पांचवें टॉपिक के सबसे लास्ट वाला आपका मैटर है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें चल रहे। और हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया था वो टॉपिक है पांचवें में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग चल रहे। वो तो एक मैंने लिया भी है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दैट इज विश्व युद्धोत्तर यूरोप। तो एक मैंने प्रश्न पहले आपको दिया था, शायद उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में विभाजन एवं एकीकरण दोनों को प्रोत्साहन मिला, टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों का है। तो मैंने पिछले क्लास में जो एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन पहले आप लोगों ने किया, हाँ या ना? जल्दी इन्फॉर्म करिए, समय कम है। क्या अंकुर, क्या उन लोगों की क्या सूचना दी इन्होंने? मतलब हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, इसमें आपको मेरे हेल्प की जरूरत है या नहीं? है। तो अब चलिए, हाँ, आप लोग हमारी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन दिस गुरु पूर्णिमा। और आप लोग खूब तरक्की करें, सफल होए। और आप लोगों के इस क्लास से मैं वैसे भी बहुत खुश और सेटिस्फाई रहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने काफी समझदारी विकसित की है। प्राय मैं आप लोगों का एग्जाम्पल देता हूं कि वो बच्चे ऑनलाइन हमसे करने के बाद भी कितनी चीजें सीखी है। अब तुम लोग को राइटिंग सीख जाओ, मेरा पूरा टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों की बन चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, अब कहोगे भाई कैसे शुरू करें? तो विभाजन का क्या मतलब? विभाजन का मतलब है कि यूरोप का जो पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच जो पूंजीवादी यूरोप और समाजवादी यूरोप का जो विभाजन हुआ, उसको विभाजन बोलते हैं। और जो पश्चिमी यूरोप के देश जो आपस में मिले, जिसको कहते हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय समुदाय, तो वह है एकीकरण। तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चली। तो जो एकीकरण है वो रचनात्मक है और विभाजन है वो विध्वंसात्मक है। तो अब प्रश्न को स्टार्ट करना है तो हम यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप में विध्वंसात्मक एवं रचनात्मक एवं रचनात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पैदा किया। विध्वंसात्मक एवं रचनात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पैदा किया। चाहे दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न किया, प्रभाव पैदा किया। विध्वंसात्मक प्रभाव विभाजन था एवं रचनात्मक प्रभाव एकीकरण। मतलब जो विध्वंसात्मक प्रभाव है वो है विभाजन और जो रचनात्मक प्रभाव है वो एकीकरण। तो आपका क्वेश्चन तो स्टार्ट हो गया। जैसे एक बात बताओ, जब तुम लोग क्वेश्चन पर सोचते हो, ईमानदारी से बताना, तुम लोगों के पास अपनी भाषा है कि नहीं? मतलब अपनी भाषा में कोई चीज को व्यक्त कर पाते हो या नहीं? हाँ या ना में ईमानदारी से हमें जरा बताइएगा कि आपके पास अपनी भाषा है जिसमें आप अपने आप को व्यक्त कर सकें, मतलब कुछ शब्द, कुछ वाक्य को रच सकें, एक दो वाक्य को, ऐसी भाषा है? हाँ या ना? जल्दी अंकुर के माध्यम से खबर करिए।
कोई बात नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। प्लीज बी फास्ट। है? ओके, वेरी गुड। तो आप अपनी भाषा में प्रश्न को सोचो। कुछ बच्चे 50% कर रहे हैं। 50%, तो उसको 100% करना है। जो 50% कर रहे हो उसको 100% करना है। तो प्रश्न पर सोचिए और सोचकर जो कैसे एक स्टार्टिंग हम करें। अब तो आगे पीछे थोड़ा सा वो सोचने वाला प्राणी तो कुछ बने होगे, तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़ोगे तो एक बड़ा सा पिक्चर दिमाग में बनता है। तो वही बड़ा पिक्चर हमें काम आता है इंट्रोडक्शन में। तो अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और कहेंगे कि भाई विभाजन रचनात्मक प्रभाव है। हाँ, यूरोप के यूरोप के विभाजन का कारण शीत युद्ध था। विभाजन का कारण शीत युद्ध था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य ही आरंभ हो चुका था। अब इसके बाद आपको मैं लिखवाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं बताता हूं। तो आरंभ हो चुका था लिखोगे। अब लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य स्टालिन ने, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य सोवियत रूस के प्रधान स्टालिन ने जर्मनी को पराजित करने के बाद उसने पूर्वी यूरोप और पूर्वी जर्मनी के क्षेत्रों को पर नियंत्रण स्थापित कर वहां ऊपर से साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी। ऊपर से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी। अब उससे इतर पश्चिमी यूरोप था, पूंजीवादी यूरोप और समाजवादी, पूंजीवादी पश्चिमी यूरोप और समाजवादी पूर्वी यूरोप। इस प्रकार से आप वहां उदाहरण दे देना, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के बाद या धर्म सुधार आंदोलन के बाद पहली बार यूरोप वैचारिक आधार पर इस तरह से विभाजित हो गया। और फिर दोनों ब्लॉक, दोनों समूह के बीच परस्पर तनाव और अविश्वास उत्पन्न हुआ। उसका नतीजा था 1949 में यूएसए के नेतृत्व में पश्चिमी गुट के द्वारा नेटो का गठन, और 1955 में सोवियत रूस के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों का वार्सा पैक्ट का गठन। तो हो गया, विभाजन में तो काफी हो गया, उसी को कम शब्दों में आपको घेरना है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप के देश आपस में एकीकृत हो रहे थे, क्योंकि उनको यह एहसास था कि युद्ध के विकल्प को खोजने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपस में एकत्रित होना। और उसी क्रम में एक संयुक्त यूरोप का मॉडल रखा गया और अंत में उसका एक ढीला ढाला संघ के रूप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय अस्तित्व में आया 1958 में, और 1967 तक उसने यूरोपीय समुदाय का रूप ले लिया। इस तरह से पश्चिमी यूरोप धीरे धीरे आपस में एकीकृत हो रहा था, जबकि संपूर्ण यूरोप विभाजित हो रहा था। तो इस तरह से आप उसको कर लीजिए। अब अपनी भाषा आपके पास है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए प्लीज। आप धीरे धीरे इसी आधार पर आपका एक्सेलेंस बढ़ेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का उत्तर हुआ। और मैं आपको बता रहा था पीछे, हाँ, ये मैंने उपनिवेश मुक्ति के कारण आपको बता दिए थे। और उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन देने वाले कारक, तो एक पश्चिम का उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। मैंने आपको बताया था कि अधिकांश देश तो पश्चिम के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को ही अपनाकर, जैसे उदारवादी दल के, जैसे भारत में कांग्रेस, इंडोनेशिया में वहां की जो पार्टी थी इंडोनेशियन नेशनलिस्ट पार्टी डॉक्टर सुकर्नो के अधीन, उसी प्रकार से श्रीलंका में आप देखेंगे
बर्मा में देखेंगे तो इस तरह की अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देखेंगे तो अधिकांश देशों को जो आजादी मिली वह एक उदारवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के अधीन। लेकिन कुछ देश ऐसे थे, चीन और वियतनाम जैसे देश, जिसको आजादी मिली वह साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में मिली। तो वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी अथवा मार्क्सवादी मॉडल, मतलब वहां पर मार्क्सवादी मॉडल के माध्यम से स्वतंत्रता मिली। जैसे एक है वह पूंजीवादी मॉडल के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी पूंजीवादी दल जो प्रजातांत्रिक उदारवादी दल कहते हो उसने स्वतंत्रता का नेतृत्व किया, तो कुछ क्षेत्रों में समाजवादी दल ने स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। अब उपनिवेश मुक्ति में एशिया में पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया, ये 4 क्षेत्र हम लोगों ने देखना है। फिर अफ्रीका में देखना है। तो पहले आप पश्चिम एशिया में देखिए। तो पश्चिम एशिया में इसको आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं? तो इसमें आपको अरब कंट्रीज के बारे में मिलेगा। जैसे आपको याद है कि आपको मैंडेट प्रणाली तो मैंने आपको बताई थी, याद होगा आपको, मैंडेट प्रणाली मैंने आपको कहा था, इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार से अरब राष्ट्रवाद को धोखा दिया गया था, याद है? और कैसे अरब क्षेत्र को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में मिलकर बांट लिया था मैंडेट प्रणाली के तहत। अंकुर, जरा मैं स्टूडेंट से पूछो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मैंडेट पद्धति के तहत अरब क्षेत्र का विभाजन व्यवहार में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो गया था और व्यावहारिक रूप में अरब राष्ट्रवाद को दबा दिया गया था, वह याद है या भूल चुके हैं? याद है ना? वेरी गुड। अब आपको मैंने बताया था कि सीरिया और लेबनान वो फ्रांस के संरक्षण में दिया गया था, इराक ब्रिटेन के संरक्षण में था, ब्रिटेन उसको सुपरवाइज कर रहा था, फैसल उसका शासक था, और फिलिस्तीनी क्षेत्र को पूरी तरह ब्रिटिश संरक्षण में दिया गया था। तो उसी सिलसिले में आप देखोगे, और यमन को स्वतंत्र कर दिया गया था। उधर 1932 में हिजाज पर हुसैन को हिजाज का शासक बनाया गया था, परंतु व्यवहार में ब्रिटेन ने उस पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था। और इस प्रकार से आप देखोगे कि वो अरब क्षेत्र बटा हुआ था। अब सबसे पहले उपनिवेश मुक्ति में अरब क्षेत्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही अरब क्षेत्र स्वतंत्र हो जाएगा। 1932 में फैसल के नेतृत्व में इराक स्वतंत्र हो जाएगा। 1932 में हिजाज सऊदी अरेबिया के नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। और उधर 1941 में लेबनान और सीरिया से फ्रांस को अपना मैंडेट छोड़कर निकलना होगा। और 1947 में ब्रिटेन, आपको याद होगा, यहूदियों को बसाकर फिर ब्रिटेन भाग खड़ा हुआ 1947 में और मामला यूएनओ में डाल दिया था। तो इस तरह से जो अरब राज्य है वह उनसे स्वतंत्र हो गए। लेकिन हां, व्यावहारिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि नव उपनिवेशवाद वहां रहेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, एक शब्द आएगा तेल साम्राज्यवाद, ऑयल इंपेरियलिज्म। क्योंकि जब इन क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन होगा, और पेट्रोलियम का उत्पादन होने का मतलब है कि उसमें हाइड्रोकार्बन जो प्रोडक्ट्स उसका महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतर्दहन इंजन आ चुका है, इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो इन क्षेत्रों के पेट्रोलियम के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए फिर इस पर अपना जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो अपना वर्चस्व आगे स्थापित करेगी, वो चर्चा करूंगा। इसको आप लोगों को मेंटली अलर्ट होकर देखना समझना है। इसमें देखो, हमारे विचार का यह विषय नहीं है, वो हमारे विचार का विषय होगा आगे, जब वो 3 क्लास जो मैंने बताया है उसी में मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अरब क्षेत्र स्वतंत्र हुआ। अब सब उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पहला कंट्री है जिसने आजादी प्राप्त की है भारत। और भारत ने बड़े ही संवैधानिक पद्धति से और अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण पद्धति, हालांकि यहां पर भी तो आप जानते हो कि जो क्रांतिकारी लोगों को बहुत नुस्खा आजमाना पड़ा, जनजातीय आंदोलन भी हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत संवैधानिक पद्धति से और फिर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से ही भारत को आजादी मिली। अब श्रीलंका, पाकिस्तान को तो भारत के साथ मुफ्त में आजादी मिल गई। मतलब आप यही जान लीजिए कि जो भारत का विभाजन हुआ, तो भारत का विभाजन ही पाकिस्तान के लिए आजादी थी।
वही उसकी आजादी थी। तो पाकिस्तान तो बहुत ही सस्ते में आजाद हो गया और श्रीलंका को भी बड़ी आसानी से सत्ता परिवर्तित कर दिया ब्रिटिश ने, और श्रीलंका भी ब्रिटिश के प्रति लॉयल जैसा रहा। तो वहां पर ब्रिटेन में भी शांतिपूर्ण, श्रीलंका में भी शांतिपूर्ण तरीके से, दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। हाँ, बर्मा में थोड़ा सा वहां पर उथल पुथल आया जापानी आक्रमण को देखते हुए, फिर भी बर्मा ने स्वतंत्रता हासिल की, परंतु आगे बर्मा में एक प्रकार की सैनिक तानाशाही स्थापित हो जाएगी। व्हाट इज टेम्परेचर मिस्टर अंकुर? 55। तो बर्मा जो आगे आएगा उसमें एक तरह का, अब इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया का देश स्वतंत्र होगा। अब दक्षिण पूर्व एशिया में देखो दो फैक्टर है जो काम कर रहा है। आप अगर इस पार्ट को देखोगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में दो फैक्टर काम कर रहा है। एक फैक्टर काम कर रहा है वह है जापानी साम्राज्यवाद। जापानी साम्राज्यवाद, जापानी साम्राज्यवाद मतलब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, मैंने आपको बताया जब एशिया प्रशांत क्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था तो जापान ने इस दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों को जीत लिया था। दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों को जापान ने जीत लिया था। ओके, और वहां से पश्चिमी शक्तियों को भागना पड़ा था। अब देखो फिलीपींस को छोड़कर यूएसए चला गया, लेकिन फिलीपींस को यूएसए ने औपचारिक रूप में स्वतंत्रता 1946 में ही दे दी थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य ही कर सकते। तो फिलीपींस से जापानियों ने अमेरिका को पहले खदेड़ दिया, फिर उसने वियतनाम यानी इंडो चाइना से फ्रांस को खदेड़ दिया, इंडोनेशिया से हॉलैंड को खदेड़ दिया और मलाया तथा सिंगापुर से ब्रिटेन को खदेड़ दिया। इन सारे क्षेत्रों से खदेड़ दिया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार होगी, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान सरेंडर करेगा, तो ये शक्तियां फिर लौट के आएंगी और उन भूभागों पर कब्जा करना चाहेंगी, बट नाउ इट हैज बीन टू लेट। अब वहां पर राष्ट्रवादी चेतना उन उपनिवेशों में आ जाएगी, तो ये चाह कर भी उन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। वहां पर मैंने कब्जा होगा, लेकिन वो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाएगा और अंत में खाली करके जाना होगा। दूसरा फैक्टर है वह है चाइना फैक्टर, क्योंकि चीन में एक साम्यवादी सरकार स्थापित हुई और चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देशों में एक नई कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित कर दी थी। और जब सत्ता के लिए होड़ शुरू हो गई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो चाहती थी कि हम इसको एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दें, तो इसलिए पश्चिमी शक्तियां इसलिए भी दक्षिण पूर्व एशिया में डटी हुई रही। जैसे देखो 1946 में यूएसए ने फिलीपींस को आजाद कर दिया, लेकिन चूंकि फिलीपींस में एक कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़त होने लगी तो यूएसए डर गया और यूएसए तब तक निरीक्षण करता रहा जब तक वो कम्युनिस्ट पार्टी की हार न हुई, क्योंकि उस समय शीत युद्ध कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और कोल्ड वॉर में जो पश्चिमी शक्तियां वो चाहती थी कि पूंजीवादी यानी उदारवादी प्रजातांत्रिक पार्टी के अधीन इनको स्वतंत्रता मिले, और दूसरी तरफ सोवियत रूस है, वो सोवियत रूस चाहती थी कि समाजवादी पार्टी के अधीन स्वतंत्रता मिले। तो दोनों का कहीं ना कहीं मंशा यही थी, तो इसलिए वहां पर एक कोल्ड वॉर का हिस्सा हो गया। अब इसी क्रम में आपको सूचना मिलती है कि ये सूचना मैंने इस पर दी हुई है, इसको आप पढ़ लोगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद धीरे धीरे इन क्षेत्र को स्वतंत्रता मिलेगी, जैसे फिलीपींस है। तो फिलीपींस 1946 में फिलीपींस को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आजादी दे दी, परंतु साम्यवादी पार्टी की बढ़ती प्रगति से वह चिंतित हो गया और उसे हराने का प्रयत्न करता रहा। जो मैंने अभी आपको समझाया वही लिखा हुआ है। अंत में 1950 के दशक के अंत तक साम्यवादी पार्टी पराजित हुई, तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने चैन की सांस लिया। उसको लगा कि ठीक है भाई, अब यहां पर रहा जा सकता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप में यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटिश जापान की पराजय के बाद फिर दोबारा लौट कर आया। जैसे देखो ये एक वही मलाया और सिंगापुर से जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय मैंने जो आपको बताया था, उसमें ब्रिटेन ने क्या किया था, मलाया और सिंगापुर से भाग गया छोड़कर, और उसमें जो गांधी जी के चिंता का कारण था, जापानियों ने उसको जीत लिया, तो उसने क्या किया, अपने आर्मी को खाली करवा दिया और सिविलियंस को जापानियों की कृपा पर छोड़ दिया। बहुत कष्ट की बात थी।
और जब जापान हारा तो फिर वो मलाया और सिंगापुर में लौटा। अब वो चाह रहा है दोबारा उस पर कब्जा करना, विशेषकर चूंकि आप जानते हो कि इंडिया को उसको खोना पड़ा। इंडिया तो खोने के कगार पर था, भारत को आजादी देनी थी। तो अब ब्रिटिश ये सोचते थे कि भाई भारत तो निकल ही गया, और मलाया में बहुत बड़ी मात्रा में टीन और रबर का उत्पादन होता था, तो उसके लिए बड़ा ही इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था। तो ब्रिटिश मलाया को छोड़ना नहीं चाहता था, और सिंगापुर को भी नहीं। और दूसरी बात कि उस समय उन क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय हो गई। तो कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय हो गई तो ब्रिटेन को यह डर हो रहा था कि कहीं हम खाली करके जाएंगे तो ऐसा ना हो कि यहां पर कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो जाए। तो इस डर से वहां पर रुकी रही। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर मलय, भारतीय और चीनी मुल्क नहीं, चीनी मूल, मलय, भारतीय और चीनी मूल, तीन तरह के लोग वहां थे, और सभी आपस में संगठित होकर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। अंत में ब्रिटिश को 1957 में मलाया को आजादी देनी पड़ी। तो मलाया भी आजाद हो गया, उसी तरह से आगे सिंगापुर भी आजाद हो गया। अब जैसे यहां पर मैंने दक्षिण पूर्व एशिया में आपको, यहां पर ये अगर देखोगे मैप तो डेट लिखा हुआ है, जैसे फिलीपींस 1946 में लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे जो मलाया है वो 1957 में है, मलेशिया अलग है, मलाया अलग है, 1963 में है, सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ है। और सिंगापुर को अलग कर दिया था मलाया से, सिंगापुर को आजादी फिर मिली है 1965 में। उसके बाद कंबोडिया 1954 में स्वतंत्र हो गया था वो फ्रांस के द्वारा, उसकी भी एक अलग चर्चा है। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी है तो 1975 में स्वतंत्र हुआ। ब्रुनेई तो 84 में चलकर स्वतंत्र हुआ। हांगकांग पर ब्रिटेन का पट्टा था, वो चाइना को हांगकांग वापस 1997 में मिला। तो यही इसकी कहानी है। अब ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा था, तो इसका उत्तर करके मैंने दिया है कि मलय प्रायद्वीप में उपनिवेश उन्मूलन प्रक्रम में सन्निहित क्या क्या समस्याएं थी। यूपीएससी 2017 पूछा हुआ है, तो मैंने उत्तर दिया है। 1940 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी शक्तियों के लगभग सभी उपनिवेशों को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी जापानी विजय और दूसरी चुनौती थी साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव। मलाया में ब्रिटिश को भी उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यह क्षेत्र 1942 में जापानी कब्जे में आ गया था। लेकिन 1945 में जब जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, तब ब्रिटेन द्वारा फिर इसे वापस ले लिया गया। इसके पश्चात मलय प्रायद्वीप के राष्ट्रवादियों ने, जिनमें मलय, चीनी और भारतीय तीन अलग अलग जातीय समूह थे, ब्रिटिश शासन से मुक्ति की मांग करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने दो कारणों से वहां रहने का फैसला किया। तो अब इसके बाद यहां इंडोनेशिया पर आइए। तो इंडोनेशिया तो डचों की कॉलोनी थी, वहां डॉक्टर सुकर्नो के अंतर्गत राष्ट्रवादी पार्टी गठित हुई। वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के होने से यूएसए का सपोर्ट इंडोनेशिया को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यूएसए को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि कम्युनिस्ट के अंतर्गत ये सत्ता स्वतंत्र हो जाए। बाद में चलिए एक बात हुई, एक महत्वपूर्ण चीज ये घटित हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी हार गई और नेशनलिस्ट पार्टी को बढ़त मिली। तो फिर यूएसए का भी समर्थन मिल गया और 1949 में डचों से इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिली। लेकिन डचों ने आसानी से स्वतंत्र नहीं किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डच इस ताक में रहे कि हम इंडोनेशिया पर कब्जा बनाए रखें। भारत ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत में आपको सूचना मिलती है कि भारत पहले वहां पर एक एशियाई सम्मेलन बुलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1947 में, और 1949 में एक एक्सक्लूसिव दिल्ली में एक बैठक हुई एशियाई देशों की इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के मुद्दे पर। फिर यह मामला यूएनओ में आया और यूएनओ के हस्तक्षेप से 1949 में इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिल गई। फिर है वियतनाम। वियतनाम का मुद्दा तो एक शीत युद्ध का ही हिस्सा बन गया, वो तो मैं आपको बताता हूं। देखिए वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था।
1885 तक फ्रांस ने कई क्षेत्रों को जीतकर, उसमें कई भाग थे, जैसे तोंगकिंग था, कंबोडिया, लाओस को तो अलग हो गया था, कंबोडिया था, लाओस था, तोंगकिंग, का रीजन था, कंबोडिया था, लाओस था, और कई भागों को मिलाकर, कई द्वीपों को मिलाकर वियतनाम था। तो 1885 तक उस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया, वो फ्रेंच उपनिवेश बन गया। फ्रेंच उपनिवेश बन गया तो वहां पर क्या है कि वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी गठित हो गई हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले इंडोनेशिया की आजादी के लिए उसने 1930 में एक आंदोलन छेड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो, उपनिवेशवाद पर जो ब्रिटिश का नजरिया है उससे फ्रांसीसियों का नजरिया ज्यादा टफ है। तो जब हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जब यह मूवमेंट हुआ तो फ्रांसीसियों ने इसको डंडे के बल पर इस कम्युनिस्ट मूवमेंट को दबा दिया और हो ची मिन्ह को गिरफ्तार करके चीन के एक जेल में बंद कर दिया गया। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बताता हूं, आउट ऑफ वे, ऐसा पुस्तक में मिलेगा नहीं आपको, मैं एक अपनी तरफ से बताता हूं कि भारत में जो गांधी जी महान हुए, वो इसकी एक वजह यहां पर फ्रेंच का रूल ना होकर ब्रिटिश का रूल होना भी था। क्योंकि जैसे गांधी जी ने पहला ही मूवमेंट चलाया था, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट, तो अगर यहां फ्रेंच पावर होता तो गांधी जी को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जेल में बंद कर देता, पता चलता मोरक्को के जेल में बंद कर दिया, और फिर गांधी जी को 20 वर्षों के बाद आजादी मिली, या हो सकता था आजादी के बाद गांधी जी जेल से निकाले जाते। तो आप इतिहास में क्या पढ़ते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उनके कैरियर के बारे में पढ़ते और भारत में आकर उन्होंने पहला आंदोलन ही छेड़ा, तो इस तरह से वो गिरफ्तार होकर गए और फिर जेल में इतनी ईस्वी से निकला। तो ये बेसिकली ब्रिटिश था। तो ब्रिटिश थोड़ा सा, देखो, थे तो हमाम में सभी नंगे, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश बहुत सॉफ्ट थे या ब्रिटिश बहुत बढ़िया थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रिटिश का जो अप्रोच था वो थोड़ा लिबरल था, मतलब वो कम से कम प्रजातांत्रिक बनने का नाटक करते थे, और फ्रांसीसी वो नाटक भी नहीं करते थे। तो इसके लिए उनका बड़ा हार्डलाइनर अप्रोच होता था। तो क्या हुआ कि उसने हो ची मिन्ह को जेल में बंद कर दिया, तो हो ची मिन्ह का कैरियर तो समाप्त हो चुका था। लेकिन हो ची मिन्ह को जो इतिहास में एक रोल प्ले करना था, देखो कितना बड़ा अवसर मिला। जापान ने हमला कर दिया वियतनाम पर और वियतनाम को जीत लिया। तो चूंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों मिलकर लड़ रहे थे, आपको याद होगा, तो थोड़ा सा अमेरिका का भी कम्युनिस्टों के साथ सहयोग की नीति थी। तो स्टालिन और रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, दोनों ने मिलकर यह तय किया कि चूंकि वियतनाम में हो ची मिन्ह को जनाधार है, इसलिए हो ची मिन्ह को चीन के जेल से निकालकर वियतनाम में स्थापित कर दिया जाए, और हो ची मिन्ह वियतनाम में रहेगा और वियतनाम में निचले स्तर पर जनता को संगठित करेगा। तो अगर वो जनता को संगठित करेगा, इस तरह से फायदा यह होगा कि जापानियों के अगेंस्ट में एक जन आंदोलन खड़ा होगा। तो हो ची मिन्ह को जेल से निकाला गया, तो हो ची मिन्ह भी बहुत अवसरवादी पॉलिटिशियन निकला। उसने भी अपनी जो पार्टी थी उस पार्टी को भंग कर दिया। उसकी जो पार्टी थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, उसको भंग कर दिया। मतलब वो कहा कि हम अब कम्युनिस्ट नहीं है, अमेरिका का विश्वास जीतने के लिए कि अब हम बदल चुके हैं। और जब वो जापान में गया तो उसको मुख्य रूप से काम दिया गया था कि अब जापानियों से निचले स्तर पर अब जन आंदोलन खड़ा करके जापानियों से लड़िए। तो उसने जानबूझकर निचले स्तर पर वो अपना जनाधार बनाने की कोशिश करने लगा कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो कम्युनिस्टों का यह अवसरवादी कदम होता ही था, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के हक में नीचे जनाधार बनाना शुरू किया। अब जब इनफ जनाधार बन गया तो इस बात को रियलाइज किया बाद में फ्रांस ने, क्योंकि लेकिन फ्रांस तो जीता जा चुका था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जो भी निर्णय ले रहा था यूएसए और सोवियत रूस, क्योंकि फ्रांस पर तो तुमने जाना ही कि हिटलर ने कब्जा किया हुआ था। खैर चलिए, 1944 में जो ऑपरेशन फ्रांस में शुरू हुआ, जो दूसरा मोर्चा खोला था ब्रिटेन और फ्रांस ने, तो 1944 में जब फ्रांस फिर आजाद हुआ
और आजाद होने के बाद उसको अपनी कॉलोनी की सूध आई कि भाई मेरी कॉलोनी कहाँ है, किस हालत में है। तो पहले वो वियतनाम में दौड़ा और चाहा कि हम वियतनाम पर कब्जा करें। तब तक हो ची मिन्ह अपना जनाधार बना चुका था और हो ची मिन्ह ने नॉर्दर्न वियतनाम का जो उत्तरी भाग है, वह वियतनाम के उत्तरी भाग में हो ची मिन्ह ने वहां एक ये फिलीपींस से लुजोन है, वियतनाम। जो हो ची मिन्ह है उसने बेसिकली वहां पर एक जनाधार तैयार कर लिया था और उसने एक महत्वपूर्ण काम किया। उसने जब देखा कि अब वैसे भी जो अब फ्रांसीसी लौटना चाहते और अपने कॉलोनी पर कब्जा करना चाहते, उसने नॉर्दर्न वियतनाम में एक साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी। जब वो स्थापित कर दी तो फ्रांस बहुत बेचैन हुआ और फिर वियतनाम में गृहयुद्ध छिड़ गया। अब चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये घटना है 1945-46 की। अब चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि शीत युद्ध छिड़ चुका था, कोल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो फ्रांस की सहायता के लिए यूएसए और ब्रिटेन आ गया ताकि फ्रांस की पकड़ हो वियतनाम पर। कम्युनिस्ट पार्टी से तो उन लोगों को बहुत, उन देशों को बहुत परेशानी थी। और दूसरी तरफ जो एक दक्षिण, उसी समय उधर फ्रांस ने बाओ दाई के नेतृत्व में एक दक्षिणपंथी सरकार गठित कर दी। वामपंथी थी, दक्षिणपंथी था, दोनों का अंतर समझते ही हो। तो इस तरह से वियतनाम व्यावहारिक रूप में बट गया और अब वियतनाम की आजादी के लिए संघर्ष चलने लगा। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसमें हस्तक्षेप किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ पर तो तुम जानते हो यूएसए का प्रभाव था और ब्रिटेन का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी कोई बहुत ईमानदार नहीं था। खैर एनीवे 1954 में अंत में वियतनाम ने बड़ा साहस दिखाया। हो ची मिन्ह ने फ्रांस की सेना, क्योंकि फ्रांस की सेना से उसका युद्ध चल रहा था वियतनाम में, तो एक घटना होती है, एक युद्ध है, उसका नाम है दिएन बिएन फू की लड़ाई। वो दिएन बिएन फू की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो पूरी उस लड़ाई को तुम देखकर चकित रह जाओगे। उसमें पहाड़ी के ऊपर, जो पहाड़ी है वो पहाड़ी के ऊपर हो ची मिन्ह और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वह मशीन गन खींचकर रस्सी के सहारे ले गया और दिएन बिएन फू की घाटी में फ्रांसीसी सैनिक पोजीशन लिए हुए थे। उनको पता नहीं था कि ऊपर से तब तक हमें घेर लिया गया है और अचानक से हिल के ऊपर से, चूंकि उनको तो हो ची मिन्ह तो वहां का लोकल था, चप्पे चप्पे का ज्ञान था, तो ऊपर से एक बार सीधे उसने मशीन गन की नाल फ्रांसीसी सैनिकों की तरफ घुमा दी और कहा कि आप लोग या तो सरेंडर कीजिए, नहीं तो आप लोगों को उड़ा दिया जाएगा सभी को। अब फ्रांसीसी सेना ऐसी घिर गई दिएन बिएन फू में कि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, उसने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर होने से फ्रांस का तो ह्यूमिलिएशन हुआ ही, यूएसए का हुआ। आइजनहावर उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट था। आइजनहावर इतना बेचैन हुआ कि उसने यहां तक घोषित कर दिया कि हम परमाणु विकल्प का प्रयोग करेंगे। उसका कहना था कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से तुम देखते हो कि जो आइजनहावर है वह यहां तक चेतावनी दे दी और उस समय मामला यूएनओ में था। लेकिन चूंकि अब हो ची मिन्ह का हाथ मजबूत हो गया, इसलिए अब आजादी तो देनी थी, परंतु चूंकि उस पर यूएसए का प्रभाव था तो यूएनओ ने क्या किया, वियतनाम को विभाजित कर दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जो उत्तरी वियतनाम है, उत्तरी वियतनाम में जो उत्तरी वियतनाम है उसमें हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम है उसमें बाओ दाई की सरकार थी। तो इस तरह वियतनाम बट गया। लेकिन हो ची मिन्ह संतुष्ट नहीं था। हो ची मिन्ह ने कहा कि भाई हमें तो पूरा वियतनाम चाहिए। तो अंत में यूएनओ को यह निर्णय लेना पड़ा। 1954 में जानबूझ के यूएनओ ने उसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके तब एक प्रोविजन लाया कि 2 वर्ष के बाद पूरे वियतनाम में जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह के आधार पर अगर दक्षिणी वियतनाम उत्तर से मिलना पसंद किया तो फिर हम
दक्षिणी वियतनाम और उत्तर का विलय हो जाएगा और पूरे में फिर साम्यवादी सरकार स्थापित हो जाएगी। तो वो तरीका के हिसाब से वो जनमत संग्रह 1956 में होना था। लेकिन आपने अमेरिका का वियतनाम वॉर तो सुना है, वहीं से शुरू हुआ। 1956 बीता और कोई जनमत संग्रह नहीं करवाया गया क्योंकि यूएसए का प्रभाव था यूएनओ पर। तो अब हो ची मिन्ह का धैर्य जवाब दे गया। वो चुपके अपने कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को, जो जिसको वियतकॉन्ग कहते हैं, वो दक्षिणी वियतनाम में घुसाने लगा और फिर दक्षिणी वियतनाम पर उसका नियंत्रण स्थापित हुआ। मतलब एक तरह से प्रभाव बनाने लगा। यूएस इस बात से डर गया और सबसे पहले आइजनहावर ने अपनी आर्मी भेज दी। आइजनहावर ने वियतनाम के संदर्भ में एक डॉक्ट्रिन दिया। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो डॉक्ट्रिन देने में माहिर है। अब देखो, जैसे जो बाइडेन का भी कहोगे भाई बाइडेन का डॉक्ट्रिन क्या है, तो बाइडेन का डॉक्ट्रिन है अमेरिका इज बैक। अब अमेरिका कैसा बैक किया वो तो आपने देखा ही कि अफगानिस्तान से पैकअप करके किस तरह भागा। जैसे अफगानिस्तान से वो भागा, वो वियतनाम से जो यूएसए भागा था, साइगोन में हेलीकॉप्टर और बैठ के उसके जो अधिकारी भागे थे, उसका पिक्चर उस समय दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से वियतनाम से भागा, अब सॉरी, इसे अफगानिस्तान से भागा यूएसए ने, उसी तरह से वियतनाम से भागना पड़ेगा। अब शेष कहानी मैं शीत युद्ध में आगे कराऊंगा कि कैसे वियतनाम में 30 वर्षों तक वह एक खूनी संघर्ष बन गया वियतनाम, और अंत में यूएसए को अपमानित होकर वहां से निकलना पड़ा। इसकी कहानी हम आगे बताएंगे आपको। तो मैं स्टूडेंट्स, यहां तक आप समझ गए। मिस्टर अंकुर को आप थोड़ा सा हिंट करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके है, ठीक। तो इस तरह से आप देखते हो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब आगे देखो कि दक्षिण पूर्व एशिया में इन सब क्षेत्रों पर तो मैंने आपको बताया, फिलीपींस मैंने बताया, मलय प्रायद्वीप, वियतनाम, पूर्वी एशिया में जापान। अब जापान का क्या हुआ था आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हार गया, अमेरिका ने उसको डिवास्टेट कर दिया। आज आप यूएसए और जापान की दोस्ती देखते होगे तो आपको आश्चर्य होगा कि भाई कल तक जो मरने की करते थे दुआ रो रहे हैं आज जनाजे पे सिसकियां लेकर। भाई जिसने जापान में परमाणु हथियार गिराए और उस जापान में वह बैठा यूएसए का आज मित्र राज्य है जापान, ऐसा कैसे हुआ? तो उसके बाद जापान को यूएसए ने अपने नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिस्ट सोवियत रूस आगे बढ़ रहा था, उसको लग रहा था कि यहां पर कम्युनिज्म को स्थापित करेगा, तो जापान को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया। और जापान का रिकंस्ट्रक्शन वर्क है, पुनर्निर्माण कार्य, वो यूएसए के द्वारा ही किया गया, माने यूएसए ने उसको फिर बनाया भी। आपको मैंने बताया कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना डिवास्टेशन किया था कि उस पर जब परमाणु हथियार गिराए गए तो उसकी सिंपैथी में कहीं कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक भारत के में उस समय कांग्रेस के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की, और गांधी ने तो की ही। गांधी तो वैसे भी वो अहिंसक थे, तो उन्होंने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की। और मुझे याद है कि 2010 में बराक ओबामा से एक पत्रकार ने पूछा, वो गया था पर्ल हार्बर की यात्रा पर गया था, तो वहां पर एक पत्रकार ने पूछा कि पर्ल हार्बर के अटैक के बाद आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का हिस्सा लिया और आपने फिर जापान पर परमाणु हथियार गिराए, जो दुनिया में परमाणु हथियार के प्रयोग का पहला साक्ष्य है, तो क्या इस बात पर आपको पश्चाताप है
कि आपने जापान के साथ कुछ ज्यादती कर दी और उसे बहुत ज्यादा दंड दे दिया, परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो पता है आज तक यूएसए इस बात के लिए अनरिपेंटेटिव है, माने उसको इस बात का कोई पश्चाताप और मलाल नहीं। उसे हम जानते हो बराक ओबामा ने क्या उत्तर दिया, कहा कि कई बार इतिहास में कठोर निर्णय लेने होते हैं और फिर आने वाली पीढ़ी इस बात का मूल्यांकन कर पाती है कि यह कदम उचित था अथवा अनुचित। तो इतना कह के वो चुप हो गया। मतलब इस बात को उसने कभी कबूल नहीं किया कि हमने परमाणु हथियार का उपयोग करके कोई भूल की। अब देखिए कोरिया, तो कोरिया में भी वही हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, चूंकि कोरिया वगैरह पर तो जापान ने कब्जा किया हुआ था, मैं आगे आपको कोरियाई संकट भी बताऊंगा। तो जापान ने कब्जा किया हुआ था कोरिया पर। तो जब जापान ने कोरिया पर कब्जा किया हुआ था तो अब सवाल था, ये ठीक से विजिबल नहीं है, तो अब सवाल यह था कि भाई कैसे, यही कोरिया है। तो जब उसने कब्जा किया हुआ था तो मुद्दा यह था, ये कोरिया है और ये जापान है। तो जापान ने कब्जा किया, तो जापान ने सरेंडर किया तो कोरिया को खाली कर दिया। तो कोरिया को खाली कर दिया तो इधर देखो, इधर से चूंकि सोवियत रूस है तो इधर से चाइना है, और चाइना में ऑलरेडी घुसा ही हुआ था सोवियत रूस, तो सोवियत रूस का सपोर्ट था। तो इधर से अब क्या हुआ कि सोवियत रूस की सेना, जो स्टालिन की सेना थी, उत्तरी साइड से कोरिया में घुस गए, और उधर जो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन अमेरिका थी, उसकी सेना साउथ साइड से घुस गए। तो कोरिया भी दो पार्ट में बट गया। अब यूएसए चाहता था और ब्रिटेन की भाई कोरिया का एकीकरण कर दीजिए, ये बेहतर रहेगा। तो स्टालिन तो जानते हो कि ना तो उसने पूर्वी यूरोप में कोई इस तरह की रियायत दी और न ही कोरिया के मामले में कोई रियायत देना चाहता था, तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो ले देखिए कोरिया का मामला भी अब देखोगे कि दो पार्ट में कोरिया बट गया, उसको 38 समानांतर बोलते हैं, और उसके माध्यम से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आज तक बटा हुआ है। और वही नॉर्थ कोरिया में आप देखते हो कि किम योंग उन जो उसका वो हेड है, जो यंग लड़का जो कभी मिसाइल छोड़ते हैं, कभी ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, वो नॉर्थ कोरिया में ही अवस्थित है। तो इस तरह से कोरिया भी डिवाइड हो गया। अब चाइना की एक दिलचस्प कहानी, ये आप चाइना में आप इसको पढ़ लेंगे। देखो चीन में एक बड़ा ही अजीब प्रकार का साम्यवाद, अजीब प्रकार का साम्राज्यवाद था जो चीन में था। चीनी साम्राज्यवाद या चीन का जो शोषण है वो भारत से उसका बड़ा ही अलग तरह का इतिहास है। तो कैसे? तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली चीन में 5-6 पश्चिमी शक्तियों ने मिलकर चीन का शोषण किया था। चीन में अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित किया, इतना तक कि क्षेत्रातीत अधिकार भी स्थापित कर लिया। क्षेत्रातीत अधिकार का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में अपना भूभाग कायम कर लेना और संबंधित क्षेत्र के नागरिक को भी उस क्षेत्र में जाने का अधिकार नहीं देना। तो ऐसे करके एक तरह से उन्होंने वहां क्षेत्रातीत अधिकार कायम कर लिया था। इतना तक कि 19वीं सेंचुरी के अंत में उन्होंने यहां तक नारा दिया था पश्चिमी शक्तियों ने, चीनी खरबूजे को काटो। जैसे आपको मैंने बताया हुआ है बाल्कन प्रश्न में कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, उसी प्रकार से चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। अब चीन ने भी समय समय पर प्रतिक्रिया दिखाई थी। जैसे चीन में एक हुआ था ताइपिंग विद्रोह। चीन में एक घटना हुई थी, उस घटना को कहते हैं ताइपिंग विद्रोह। एक घटना हुई थी, उस घटना को कहते हैं ताइपिंग विद्रोह। और ताइपिंग विद्रोह के बाद फिर आप देखते हो
तो एक घटना हुई थी चीन, मतलब एक विद्रोह हुआ था। वो विद्रोह से कोई खास परिणाम नहीं, किसान विद्रोह था जो 18 प्रांतों में 17 प्रांतों में चला था 1857 में ही, जिस समय हमारे यहाँ 1857 का महाविद्रोह हुआ था। उसके बाद चीन के आधुनिकीकरण के लिए एक आंदोलन चला था, उसका नाम था आत्म सबलीकरण आंदोलन, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट। फिर 1899 1900 ईस्वी में एक बॉक्सर विद्रोह हुआ। बॉक्सर विद्रोह में एक्चुअली जो चीनी एक युद्ध अभ्यास की कला है उसको चेक, जिसको आप ताइकुंडो टाइप की चीज कहते हो, तो वो जो विद्रोही थे वो बॉक्सर थे अच्छे, और विदेशियों को देखते थे तो उस पर घूसे बरसा के भाग जाते थे, इस तरह का रिवोल्ट था। खैर एनीवे, विदेशियों ने ही मिलकर उस विद्रोह को दबा दिया, चूंकि विद्रोही विदेशियों का अच्छा नियंत्रण था। अंत में डॉक्टर सन्यास सेन थे, एक चीनी राष्ट्रवादी और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी भी थे। तो डॉक्टर सन्यास सिंह ने एक पार्टी बनाई थी जो आपको यहां पर मिलता है नाम कोमिंगतांग पार्टी। तो जो कोमिंगतांग पार्टी थी वो कोमिंगतांग पार्टी नामक उन्होंने पार्टी बनाई, और फिर इन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा। तो राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया। तो 1911-12 में चीन में एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। उस राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो इसमें राजतंत्र था, देखो चीन में क्या था, भारत की अलग स्थिति थी। भारत में जब बहादुर शाह जफर को जब रंगून निर्वासित किया गया तो यहां पर तो कोई देसी शासक नहीं था, ब्रिटिश ने यहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और चाइना में देसी शासक को समाप्त नहीं किया गया, देसी शासक नाम मात्र का एक बना हुआ था, लेकिन वास्तविक सत्ता विदेशियों के हाथ में चली गई थी। तो चाइना की स्थिति आपको बिल्कुल अलग तरह की मिलेगी, जो भारत से अलग है। तो वहां पर अभी भी मंचू वंश का शासन था। तो 1912 में मंचू वंश का पतन हो गया, और मंचू वंश का पतन हुआ, और उसी के साथ मतलब डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में एक गणतंत्रवादी सरकार स्थापित हुई और चीन को गणतंत्र घोषित किया गया। कुमिंगतांग दल भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह एक बुर्जुआ या मध्यवर्गीय पार्टी थी। लेकिन यह जो चीनी गणतंत्र है वो चीन की समस्या का समाधान नहीं कर सका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय मैंने बताया था यही डॉक्टर सन्यास सेन थे और यही कुमिंगतांग दल की सरकार थी। ये कुमिंगतांग दल की सरकार, इन दोनों ने मिलकर, मतलब ये सरकार ने ब्रिटिश का साथ भी दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि चीन को कोई रियायत मिलेगी, लेकिन किसके साथ कैसे विश्वासघात हुआ था चीन के साथ, उसको शांतुंग का क्षेत्र चीन को वादा किया गया था। जो चीन में शांतुंग का क्षेत्र है वो चीनी सरकार को दे दिया जाएगा, परंतु वो जापानियों को हस्तांतरित किया गया, जो पीछे आपको मैं बताया हुआ। तो इस तरह से चीन में कुल मिलाकर कुमिंगतांग पार्टी को सफलता नहीं मिली और चीन में कोई समाधान भी नहीं निकला। तभी चीन में एक सशक्त पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना है 1919 में एक्चुअली, जब पेकिंग विश्वविद्यालय, इसको बीजिंग भी बोलते हैं, तो पेकिंग विश्वविद्यालय में साम्यवाद के अध्ययन के लिए एक छोटा सा एक समूह बना था, ग्रुप, और एक लाइब्रेरी स्थापित हुई थी साम्यवाद के अध्ययन के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिज्म। उसी का जो लाइब्रेरियन था वो था माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग जैसे आपको चाइना में स्टालिन है, उसी तरह चीन में माओ त्से-तुंग है, माओ त्से-तुंग। तो माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, सीपीसी कहलाता था। 1921 में इसकी शंघाई में अखिल चीन बैठक हुई और इसी के साथ औपचारिक रूप में इसकी शुरुआत हुई। तो शुरू में क्या हुआ कि था, उसमें डॉक्टर सन्यास सेन जीवित थे। डॉक्टर सन्यास सेन 1925 तक रहे। तो डॉक्टर सन्यास सेन जीवित थे और उस समय डॉक्टर सन्यास सेन को, हालांकि डॉक्टर सन्यास सेन तो बुर्जुआ या उदारवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन फिर भी सोवियत रूस ने उनको काफी मदद की थी। और सोवियत रूस का था प्रधान जिसका नाम था लेनिन। 1924 तक लेनिन रहा। तो लेनिन और डॉक्टर सन्यास सेन के बीच सहमति हुई, तो केंद्र में कुमिंगतांग पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी को मिला जुला एक मिलीजुली सरकार बन गई। जब तक डॉक्टर सन्यास सेन रहे तब तक तो ठीक रहा। डॉक्टर सन्यास सेन का डेथ हुआ तो डॉक्टर सन्यास सेन का उत्तराधिकारी हुआ चियांग काई शेक। ये बड़ा फेमस ये भी नाम है। आप अभी भी अगर इतिहास में जाओगे, चाइना के इतिहास में, तो डॉक्टर सन्यास सेन का रेफरेंस मिलेगा। और माओ त्से-तुंग तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। माओ त्से-तुंग के अलावा आपको चियांग काई शेक का नाम मिलेगा।
तो चियांग काई शेक की सरकार स्थापित हुई और चियांग काई शेक का थोड़ा सा हार्डलाइनर नजरिया था। उधर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुमिंतांग दल के बीच जो सहमति थी वो चियांग काई शेक के समय टूट गई, दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद माओ सेतुंग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वो अपना आधार क्यांगसी प्रांत को बनाया, बहुत भूमि पर कब्जा किया, जमींदारों से भूमि छीनी, किसानों के बीच बांटा, अपने जनाधार को बढ़ाया। तभी 1931 में जो आप मंचूरिया संकट सुनते हो, जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। जब जापान का आक्रमण हुआ तो जो चीन की चियांग काई शेक की सरकार थी वो तो पीछे हटती रही। लेकिन उसी का फायदा उठाकर कम्युनिस्ट पार्टी ने सामान्य किसानों के बीच जाकर और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना जनाधार बनाना शुरू किया। तो अच्छा खासा माओ सेतुंग का जनाधार बन गया। जापानी आक्रमण से उसको फायदा हो गया। और इसी बीच चीन की जो सरकार चियांग काई शेक की थी वो भी कम्युनिस्टों की प्रगति से बहुत भयभीत था। तो जबकि चीन पर विदेशी आक्रमण हुआ था, लेकिन फिर भी उसने विदेशी आक्रमण से बड़ा खतरा साम्यवादियों को माना और उस समय भी एक 10 लाख की सेना को भेजकर उसने क्यांगसी प्रांत में कम्युनिस्टों का दमन शुरू करवा दिया। जब कम्युनिस्ट मारे जाने लगे तो उसमें माओ सेतुंग ने एक बड़ा ही हिम्मती और कठोर निर्णय लिया। माओ सेतुंग ने उत्तर की तरफ एक लॉन्ग मार्च शुरू किया, मतलब कम्युनिस्टों को वहां से निकालकर बहुत 6000 मील भूभाग पार कर सेंसी प्रांत तक पहुंच गया और वहां जाकर फिर उसने जनाधार बनाया। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को इसलिए तारीफ मिलती है कि देखो, यूरोप में आप लोग मेंटली अलर्ट हो ना, यूरोप में कहीं भी जैसे कार्ल मार्क्स सर्वहारा की तानाशाही की बात तो कार्ल मार्क्स करता रहा, कहीं भी जन आंदोलन नहीं हुआ। एक जन आंदोलन के माध्यम से यूरोप में कहीं भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित नहीं हुई। देखिए ना, यूरोप की कहानी आप देख लीजिए, आप तो उसके चश्मदीद गवाह है। सोवियत रूस में आपको याद है कि ट्रोट्स्की के अधीन कुछ चुने हुए वॉलंटियर्स आए थे जिन्होंने अक्टूबर 1949 में वहां पर बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की थी। उसमें कोई जन आंदोलन नहीं था, आपने देखा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय स्टालिन ने अपनी मिलिट्री शक्ति के बल पर पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों को जीत लिया और पूर्वी जर्मनी के भाग को, और ऊपर से वहां पर उसने साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी। तो जनता तो कहीं नहीं थी, लेकिन चीन और वियतनाम, एशिया में जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई है वो जन आंदोलन के माध्यम से हुई है। माने व्यापक जनाधार था माओ सेतुंग को, और वह क्यांगसी प्रांत से सेंसी प्रांत तक 6000 मील तक की यात्रा करके उसने वहां पर अपने कम्युनिस्ट पार्टी के आधार को स्थापित किया और मजबूत बनाया। खैर, उधर जापानियों का आक्रमण चलता रहा। अब क्या होगा कि चीन तो पहले चीन और जापान का परस्पर युद्ध था, लेकिन 1941 में जब जापानियों ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया तो यूएसए इस युद्ध में आ गया, और तब चीन और जापान का मामला सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तब चीन की सहायता करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपनी सेना भेजी। लेकिन जब अमेरिका चीन को सहायता कर रहा था तो अमेरिकी सरकार को बार बार लगता था कि अभी बाहर के शत्रु हैं और इन दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए, तो ये दोनों मिलकर आपस में बटे हुए हैं। तो यूएसए ने कई बार चाहा, जैसे एक बार जॉन मार्शल को भेजा कि दोनों के बीच संधि करवा दीजिए, लेकिन एक तो माओ सेतुंग की नीति भी अवसरवादी थी और चियांग काई शेक बिल्कुल तैयार नहीं था माओ सेतुंग के साथ संधि करने के लिए। एक मैं खास बात आपको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं, आप लोग मेंटली अलर्ट होना, क्योंकि एक खास बात मैं बताना चाहता हूं, उसको मिस नहीं करना है। जैसे वो खास बात यह है कि आपने जो कार्ल मार्क्स मैंने बताया, लेनिन बताया, स्टालिन बताया, उस सभी सर्वहारा में केवल औद्योगिक मजदूर को सर्वहारा मानते थे, किसान को सर्वहारा नहीं मानते थे। और क्यों किसानों को सर्वहारा नहीं मानते थे, मैं कार्ल मार्क्स का
पूर्वाग्रह बता चुका हूं कि कार्ल मार्क्स ने 1848 की क्रांति या फ्रांस की क्रांति में देखा कि किसान को जब अपना उद्देश्य पूरा हुआ तो क्रांति से बाहर आ गए। तो एक तरह से माओ सेतुंग का जो सबसे बड़ा योगदान है माय स्टूडेंट्स, उसको ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ा योगदान माओ सेतुंग को होगा कि माओ सेतुंग मतलब चीन में वो एक नई पद्धति, नई तरह की रणनीति कायम करेगा। जैसे उसको लगा कि देखिए, अगर देखो माओ सेतुंग को इस बात का श्रेय आप दो कि उसने कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट रणनीति को एशिया के अनुकूल बनाया। नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट रणनीति तो एशिया के अनुकूल थी ही नहीं। क्यों? अब वो कहता है कि भाई मजदूर ही वास्तविक सर्वहारा है, किसान नहीं। तो एशिया में तो औद्योगिकरण हुआ नहीं था, अगर जापान को आप अपवाद में रखिए तो यहां पर अब चीन का ही की बात थी कि 1 से 1.5% जनसंख्या थी जो औद्योगिक श्रमिक थी। माने इंडस्ट्री में लगी हुई जनसंख्या कितने थे मजदूर? तो 1-2% और 90% किसान थे। तो माओ सेतुंग ने सोचा कि भाई हम 1-2% मजदूरों को लेकर आंदोलन आरंभ करेंगे तो हम तो विफल होना तय है, तो इन किसानों को लेकर खड़े होंगे तो 90% है। तो उसने घोषित किया कि किसान सर्वहारा है और चीन में जो भी क्रांति होगी वह गांव से नगर की ओर जाएगी, नगर से गांव की ओर नहीं आएगी। मतलब रूस में या बाकी जगहों पर चूंकि औद्योगिक मजदूर क्रांति करते हैं तो नगर से गांव की तरफ जाती, यहां कहा कि गांव से नगर की तरफ जाएगी। तो माओ सेतुंग ने एक टर्निंग पॉइंट दे दिया। इसलिए एशिया के, अगर एशिया में देखो, आपको मैं बता चुका हूं पहले कि कार्ल मार्क्स के विचार को लेनिन ने थोड़ा सा संशोधन कैसे लाया, फिर स्टालिन ने कैसे एक देश में समाजवाद का नारा दिया था, याद है आपको? मेरा मैटर में भी आपको होगा, जहां मैंने सोवियत रूस पढ़ाया है आपको और रूसी क्रांति। फिर स्टालिन के बाद माओ सेतुंग देखो एक नया टर्निंग पॉइंट लाया कि आंदोलन का आधार किसान होंगे न कि औद्योगिक श्रमिक, और किसान ही पहले सर्वहारा है। मैंने किसान को सर्वहारा घोषित किया। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कारण से उसका जनाधार मजबूत हुआ। अंत में चियांग काई शेक की सरकार के साथ माओ सेतुंग की सहमति नहीं हो सकी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्बार्डमेंट हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो चाइना का एक बहुत बड़ा भूभाग पर कब्जा किया हुआ था जापान। तो जापान उस भूभाग को खाली करके वापस गया। अब इधर से चियांग काई शेक की सेना आगे बढ़ी, उधर से माओ सेतुंग की सेना बढ़ी। चियांग काई शेक के पास तो बड़ी सेना थी, 40 लाख की सेना थी। माओ सेतुंग ने किसानों को मिलाकर 10 लाख की सेना बना रखी थी, लेकिन जन समर्थन माओ सेतुंग के साथ था। तो 1945 से लेकर 1949 तक चीन गृहयुद्ध से ग्रस्त रहा, गृहयुद्ध, निरंतर गृहयुद्ध। अंत में चियांग काई शेक पीछे हटता रहा, माओ सेतुंग की सेना आगे बढ़ती रही, और जब चियांग काई शेक पूरी तरह पराजित हो गया तो यहां से निकल कर पलायन करके वह चला गया ताइवान। ताइवान जल डमरू मध्य तुम देखोगे, जैसे जापान के पास ही है, वो चाइना के पास एक वो जल डमरू मध्य है, वो छोटा सा क्षेत्र, वहां पर चियांग काई शेक अपने 50 लाख समर्थकों के साथ चला गया। अब वहां से भी माओ सेतुंग उसको भगा देता, लेकिन तभी चूंकि शीत युद्ध शुरू हो चुका था, वो कम्युनिस्ट चाइना था और माओ सेतुंग एक पूंजीवादी पार्टी थी, तो उसको संयुक्त अमेरिका ने परमाणु छतरी दे दी और उसको ताइवान को सुरक्षा छतरी दे दी। इस कारण से माओ सेतुंग ताइवान तक नहीं पहुंच सका, और ताइवान एक सेपरेट नेशन है जो आज भी है। और आज भी तुम देखते हो कि चाइना, आए दिन तुम न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि चाइना ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है। क्योंकि माओ सेतुंग के बाद अगर हमें लगता है कि सबसे अगर चीन में कोई एग्रेसिव प्रेसिडेंट हुआ है तो यह है शी जिनपिंग जो अभी है। इसके बीच आपको कई मिलेंगे। पहले तो उसका नियरेस्ट सक्सेसर डेंग चियाओपिंग हुआ, जब माओ सेतुंग तो 1976 तक रहा। 1976 में उसका डेथ हुआ, तो फिर पावर आया डेंग चियाओपिंग के हाथों में। डेंग चियाओपिंग ने चीन का आर्थिक उदारीकरण किया, डेंग चियाओपिंग। फिर उसके बाद आया सत्ता जियांग जेमिन के हाथों में। जियांग जेमिन के बाद आया हु जिनताओ बना हेड, और हु जिनताओ के बाद फिर
तब जाकर फाइनली तुम देखते हो कि सी जिनपिंग आया। लेकिन जो सी जिनपिंग है ये सबसे हार्ड लाइनर है, माओ सेतुंग के बाद सबसे अधिक है। तो ये था चीनी कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो चीन ने किस तरह कम्युनिस्ट मूवमेंट को टर्निंग दिया ये आप लोगों को क्लियर हुआ। मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट का हाल चाल लो कि क्या है, क्लियर हैं या कोई दिक्कत है, आप जरा हिंट करिए। क्लियर है ना? ओके, गुड। चिरहारा क्रांति में रणनीति, अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति। अब एशिया से आप आ गए अफ्रीका में। अब अफ्रीका में भी कई ऐसी एरिया है जहां पर उपनिवेश मुक्ति चलेगा। एक है भारत की स्वतंत्रता का प्रभाव, ट्यूनीशिया, मोरक्को एवं क्वामे नक्रुमा। जैसे अब पहला अफ्रीका में मैंने एक टॉपिक बनाया है भारत की स्वतंत्रता का प्रभाव। मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की स्वतंत्रता ने किस प्रकार अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया। तो आपको तब लिखना है, इसमें है कि ट्यूनीशिया, मोरक्को एवं क्वामे नक्रुमा नाम है, ये घाना का है, के अंतर्गत घाना स्वतंत्रता की दिशा में सोच रहा था। इनमें घाना जो पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, एक ब्रिटिश उपनिवेश था। नक्रुमा एक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी था जो स्वतंत्रता की दिशा में निरंतर सोच रहा था और ब्रिटेन के द्वारा इस मांग को बार बार ठुकराया जा रहा था। किंतु जब 1947 ईस्वी में भारत को आजादी मिली तो इस मांग को ठुकराना अधिक दिनों तक संभव नहीं रहा। इस समय मोरक्को और ट्यूनीशिया भी फ्रांस से स्वतंत्र हो चुके थे तथा अल्जीरिया में खूनी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मतलब जो भारत की स्वतंत्रता है और ट्यूनीशिया और मोरक्को को ही प्रेरणा मिली, और सबसे बढ़कर घाना को पहले स्वतंत्रता को टाल रहे थे, परंतु सबसे पहले अफ्रीकी देश जो गोल्ड कोस्ट घाना के नाम से स्वतंत्र हुआ 1958 में। घाना के क्वामे नक्रुमा तथा जाम्बिया के केनेथ कोंडा, ये अफ्रीकी नेता है, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना होगा, ने अपनी अपनी जीवनी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित हो रहे थे। मतलब दोनों ने, क्वामे नक्रुमा ने भी और केनेथ कोंडा ने भी, दोनों ने भी अपनी अपनी जीवनी में लिखा है कि कैसे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित हो रहे थे। फिर गांधी के सत्याग्रह आंदोलन ने अफ्रीकी नेताओं को भी प्रतिरोध करने का एक वैकल्पिक मार्ग दिया। जो गांधी का सत्याग्रह आंदोलन है वो अफ्रीकी नेताओं को, जैसे गांधी के आंदोलन से भी प्रभावित हुए, जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वही दिया गया है। अफ्रीका की लोकप्रिय पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता अल्बर्ट लुथुली, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, साउथ अफ्रीका में एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसके नेता थे अल्बर्ट लुथुली। वो गांधी के आंदोलन से प्रभावित हुए थे और वहां पर जो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व किया वो गांधी के तरीके से प्रभावित होकर, तो इस तरीके को अपनाया। नेल्सन मंडेला पर भी गांधी जी का प्रभाव था। इस प्रकार नेल्सन मंडेला पर भी, इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अप्रत्यक्ष भूमिका रही थी। तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि अफ्रीका के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव को दर्शाइए। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यही मैटर, यही कंटेंट आपका इस प्रश्न में काम आ जाएगा। अब उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति का मॉडल, जैसे अब अफ्रीका देखोगे तो देखो ये है आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। यहां पर जो उपनिवेश मुक्ति का मॉडल होगा ये अलग तरह का मॉडल होगा थोड़ा, और पूर्वी अफ्रीका में मॉडल देखोगे वो अलग तरह का मॉडल होगा। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति का मॉडल, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति का मॉडल घाना ने तैयार किया, क्योंकि सबसे पहले तो घाना ही 1958 में स्वतंत्र हुआ। तो देखो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का जो मॉडल है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी नेतृत्व के लिए आए। जैसे क्वामे नक्रुमा घाना में, वो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, वो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त है। तो जिस तरह से भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आजादी दिलाई, उसी तरह नक्रुमा ने घाना को आजादी दिलाई। और उत्तर पश्चिम में अधिकांश देश हैं जो संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी प्राप्त कर ली। लेकिन वही जब पूर्वी अफ्रीका में आप जाओगे तो वहां पर एक नई प्रकार की चीज देखोगे। खैर उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में भी अपवाद है, जैसे फ्रांस की कॉलोनी थी अल्जीरिया, वहां खूनी संघर्ष हुआ।
ब्रिटिश ने नाइजीरिया में भी दमन किया, तो ब्रिटिश कॉलोनी नाइजीरिया में कुछ दमन हुआ, और अल्जीरिया में तो खूनी संघर्ष के बाद ही आजादी मिली उसको, जो फ्रांस की कॉलोनी थी। बाकी हर जगह मध्यवर्गीय नेतृत्व था, तो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से आजादी मिल गई। जैसे अगर अल्जीरिया को अपवाद में रखा जाए तो उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही। शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण एक बड़ा कारण यह भी रहा था कि इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी शक्तियों का कोई विशेष हित नहीं था। देखो, अगर वो आसानी से कॉलोनी को छोड़ रहे थे तो समझ लो उनका कोई बड़ा हित उसमें नहीं है। जैसे आप पूर्वी अफ्रीका में देखोगे, एक मिस्र है, तो वहां का जो स्वेज नहर है उसी पर ब्रिटिश का वर्चस्व था, तो ब्रिटिश स्वेज नहर को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते। एक दूसरा देश है केनिया, वहां पर ब्रिटिश ने काफी जायदाद खरीद के बहुत बड़े बड़े लैंड प्लॉट बना रखे थे, और एक अच्छी खासी ब्रिटिश जनसंख्या वहां बस गई थी, वो सेटल कॉलोनी थी। तो देखो, वहां पर माओ मूवमेंट चलेगा, और केनिया को आजाद करने में ब्रिटिश कितनी परेशानी पैदा करेंगे, तो ये आपके लिए समस्या आती है। तो कितना टेम्परेचर है? शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता के हस्तांतरण का एक बड़ा कारण यह भी रहा था कि इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी शक्तियों का कोई विशेष हित नहीं था। इस क्षेत्र में संवैधानिक तरीकों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। प्रायः नेतृत्व मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों के हाथों में रहा था। उदाहरण के लिए घाना में क्वामे नक्रुमा, उसी प्रकार नाइजर, सियारा लियोन, आइवरी कोस्ट, ये सब नाम है जगह का, सेनेगल आदि देशों में भी नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में ही रहा था, तथा संवैधानिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अल्जीरिया में खूनी संघर्ष। अल्जीरिया में जो होना है, वहां पर फ्रांस का जो प्रेसिडेंट चार्ल्स द गाल है, उस विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयत्न करेगा, और वहां पर जो होगा वह खूनी संघर्ष हो जाएगा। वहां पर आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। अल्जीरिया फ्रांस का उपनिवेश रहा था। फ्रांस के लिए अल्जीरिया का लगभग वही महत्व था जो ब्रिटिश के लिए भारत का रहा। अल्जीरिया को मिनी फ्रांस भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर फ्रांस का इतना ज्यादा वर्चस्व था अल्जीरिया पर कि उसको मिनी फ्रांस कहा जाता है। यहां लगभग 10 लाख फ्रांसीसी निवास करते थे, 10 लाख लोग अल्जीरिया में थे, और यहां के अधिकांश संसाधन फ्रांसीसी कुलीनों के नियंत्रण में थे, कुलीनों के नियंत्रण में। यही वजह है कि अल्जीरिया की स्वतंत्रता का विरोध सबसे पहले अल्जीरिया में निवास करने वाले। अब जैसे देखो, एक्चुअली होता क्या था कि भारत सेटल कॉलोनी नहीं थी। अब कल्पना करो कि भारत में एक अच्छी खासी ब्रिटिश जनसंख्या स्थापित हो गई होती, और जब ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने की बात करते तो यहां स्थापित जो ब्रिटिश है वही विरोध करते कि नहीं, यहां हमारी बहुत प्रॉपर्टी है, चली जाएगी। वही हाल अल्जीरिया में हुआ पड़ा था कि 10% फ्रांसीसी अल्जीरिया में बसे हुए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉपर्टी कायम कर ली थी। तो अब जब अल्जीरिया को स्वतंत्रता देने की बात होती तो वे फ्रांसीसी इसका विरोध करते। अंत में अल्जीरिया के स्वतंत्रता के मुद्दे ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, और फिर 1962 में फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स द गाल ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। अब देखो, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति का एक अलग मॉडल आपको दिखेगा। जो मैंने बताया, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से आप समझ पा रहे हो ना। जैसे देखिए, ये है, ये पार्ट है, देखिए ये पार्ट उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का, रेड सी आप देख रहे हो, स्वेज कैनाल है। तो ये मिस्र है, ये सूडान है, ये अब देखोगे इथियोपिया, केनिया भी है, ये केनिया है। ये सब जो रीजन है, यहां पर उपनिवेश मुक्ति कठिन हो गया है। तो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति का मॉडल ब्रिटिश उपनिवेश केनिया और मिस्र ने तैयार किया। केनिया और मिस्र जो मैंने कहा था, क्योंकि इन क्षेत्रों में ब्रिटिश के व्यापक हित नहीं थे। अब यहां पर ब्रिटिश के ज्यादा व्यापक हित है केनिया और मिस्र में, तो ब्रिटिश छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ब्रिटिश के द्वारा स्वतंत्रता को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। केनिया में एक बड़ी भूमि संपदा पर ब्रिटिश कुलीनों ने कब्जा कर रखा था, जो पीछे मैं आपको बता चुका हूं। उनके द्वारा बड़े बड़े फार्मलैंड चलाए जा रहे थे। फार्मलैंड मतलब कृषि फील्ड, और लोगों के श्रम का भरपूर दोहन किया जा रहा था। ये ब्रिटिश केनिया में अस्थायी रूप में निवास करने की योजना बना रहे थे। अतः इन ब्रिटिश कुलीनों के द्वारा स्वतंत्रता के तमाम प्रयासों को विफल किया जा रहा था।
अंत में देशी लोगों ने ब्रिटिश कुलीनों के विरुद्ध माओ माओ, वहां का एक लोकल मूवमेंट था, उसको माओ माओ आंदोलन कहते हैं, माओ माओ आंदोलन संगठित किया। इसे केन्या की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। अंत में 1960 के दशक के आरंभ में, मैंने 1961-62 में केन्या को आजादी मिली, केन्या स्वतंत्र हो गया 1961 में। मिस्र में तो स्वेज नहर संकट हो जाएगा। मिस्र को तो स्वेज नहर को ब्रिटिश आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मिस्र में ब्रिटिश का मुख्य आकर्षण रहा था स्वेज नहर। स्वेज नहर पर कब्जा बनाए रखने के लिए ब्रिटिश मिस्र की स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं थे, जबकि 20वीं सदी के आरंभ से ही मिस्र में आजादी की मांग उठ रही थी और जगलुल पाशा मिस्र का नेता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उसने प्रयास किया था आजादी लेने की, तो जगलुल पाशा के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया। अंत में ब्रिटेन ने 1922 में मिस्र को नाम मात्र की स्वतंत्रता प्रदान की, परंतु व्यवहार में मिस्र ब्रिटिश नियंत्रण में ही बना रहा, मतलब एक नाम मात्र की आजादी प्रदान कर दी जैसे अरब क्षेत्र को की थी। तथा स्वेज नहर के निकट एक ब्रिटिश सेना स्थापित रही ताकि स्वेज नहर पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहे, मतलब स्वेज नहर को ब्रिटिश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में राष्ट्रवादी दबाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1959 ईस्वी में मिस्र के शासक कर्नल नासिर के साथ समझौता कर अपनी सेना वापस बुला ली, परंतु फिर भी 1959 गलत हो गया, 1959 नहीं है, इस डेट को बदलना पड़ेगा। इस डेट को आप करिए कि 1954 ईस्वी में मिस्र के शासक कर्नल नासिर के साथ समझौता कर अपनी सेना वापस बुला ली, परंतु फिर भी स्वेज नहर से संबंधित विवाद समाप्त नहीं हुआ और 2 वर्ष के अंदर इसने स्वेज नहर संकट का रूप ले लिया। यह स्वेज नहर संकट क्या है, मैं शीत युद्ध वाले कॉलम में आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओ। अब चीन और वियतनाम में ने उपनिवेश मुक्ति का पृथक मॉडल ग्रहण किया। स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने दिया है, आप आराम से देखोगे, आप समझ जाओगे, बहुत क्लियर है। किन कारणों से वियतनाम की स्वतंत्रता आगामी 30 वर्षों के अशांति का कारण बनी, तो मैं शीत युद्ध वाले में आपको समझाऊंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। आप द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले कारकों को उद्घाटित कीजिए। ये तो टॉपिक हम लोग पीछे कर भी चुके हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है, इसको आप कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है, जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका पर है, जो मैंने करके दिया है कि पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नव सम्भ्रांत, कोई नव सम्भ्रांत का मतलब है कि न्यू एलिट्स, जो न्यू एलिट्स है, वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। क्योंकि देखो, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में जो उपनिवेश मुक्ति हुई है वो अपेक्षाकृत संवैधानिक तरीके से हुई और शांतिपूर्ण तरीके से हुई, इसलिए इसकी विशेष प्रशंसा मिलती है। तो इसलिए यहां पर आपको दिया गया है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया तथा नेतृत्व का स्वरूप अलग अलग रहा। पश्चिमी अफ्रीका में अगर अल्जीरिया और नाइजीरिया को आप बात में, क्योंकि दोनों जगह पर कुछ खूनी संघर्ष हुआ है। आप मैप पर थोड़ा सा देशों का नाम देख लीजिएगा, तो उससे अगर मैप की समझ होगी तो आपको आज का भी अफ्रीका समझने में सुविधा होगी, तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा। तो अल्जीरिया और नाइजीरिया को अपवाद में रखा जाता है। तो उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया शांतिपूर्ण नहीं और नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में रहा। अब इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने एनक्रूमा वगैरह के बारे में बताया है, पीछे किया है, वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई परेशानी होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये यही क्वेश्चन का उत्तर है। अब देखिए, यह अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है कि क्या उपनिवेश मुक्ति के पश्चात उपनिवेश समाप्त हो गया? क्या लगता है, हाँ या ना? क्या उपनिवेश मुक्ति के पश्चात उपनिवेश समाप्त हो गया, हाँ या ना? अंकुर जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से, हाँ या ना? नो। अब एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग नव उपनिवेशवाद को समझ रहे हैं? तो अंकुर के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करिए कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म और हिंदी में कहते हैं नव उपनिवेशवाद। तो आप नव उपनिवेशवाद कितने लोग समझ पा रहे हैं? अंकुर मुझे इन्फॉर्म करिए कि मेरे स्टूडेंट लोग क्या बता रहे हैं, नव उपनिवेशवाद समझ पा रहे हैं या नहीं? मैक्सिमम समझ रहे
समझ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मतलब जो आपको पता है कि पहले जो एक साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उपनिवेश मुक्ति हुई, तो उपनिवेश मुक्ति के बाद उनको उपनिवेश खाली करना पड़ा, सॉरी उपनिवेश मुक्ति हुई तो अपने साम्राज्य को खोना पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया, फ्रेंच साम्राज्य का, डच साम्राज्य का, जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं उनको निकलना पड़ा एशियाई अफ्रीकी देशों से। लेकिन बदले में उन्होंने एक दूसरे प्रकार से उपनिवेशवाद को बनाए रखा। तो इसी में आपको दिया गया है कि नियंत्रण उपनिवेश का नाम दिया गया। अब इसको नव उपनिवेशवाद क्यों कहा गया, तो इसमें आपको फैक्टर दिया गया आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र में भी उपनिवेशवाद बना रहा, नव उपनिवेशवाद, उसको नव उपनिवेशवाद कहते हो। क्यों, तो एक तो पश्चिमी देशों के एजेंट के रूप में मैं आपको बता चुका हूं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, गैट, ये सब काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से जो उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उसने उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया। तो इसका प्रभाव पड़ना है। और तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय, जैसे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है, तो उसमें कहा जाता है अविकसित देशों को कि भाई जो अंडर डेवलप्ड है कि आप भी पैसा खर्च करिए, आप कार्बन उत्सर्जन में कटौती करिए। भाई हम गरीब हैं, हम उतने कहां से रिसोर्सेस लाएंगे। आपने इस पर्यावरण को प्रदूषित सबसे पहले आपने किया है, हमसे 150 वर्ष पहले आपने औद्योगिकरण किया। आज हमें भी कह रहे हो कि आपको इक्वली शेयर करना है, हम कैसे शेयर करेंगे। अब है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में गैर यूरोपीय लोगों के प्रति नस्लीय भेदभाव की, जैसे अब देखो जब आप बहुत सारे पश्चिमी देशों में जाओगे, लंदन तक में भी तुम देखोगे, फ्रांस में भी, पेरिस में भी, हर जगह एशियाई लोगों के प्रति एक घृणा का भाव, मतलब उनको एक हेय दृष्टि से देखा जाता है। अफ्रीकी लोगों को तो उनको ओरिएंटल्स बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं नस्लीय भेदभाव का जो भाव है वो भी तो एक सामाजिक क्षेत्र में नव उपनिवेशवाद का रूप है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में तुम देखोगे उन्होंने क्या किया है कि दुनिया को दो भागों में बांटा हुआ, एक तरह से अपने मन में, और जो एक है क्षेत्र है केंद्रीय क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है परिधीय क्षेत्र। परिधीय का मतलब है दूरवर्ती क्षेत्र, और केंद्रीय क्षेत्र वो पश्चिम को मानते हैं। और एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी कंट्री को, मतलब यूरोप और अमेरिका को केंद्रीय मानते हैं, और बाकी जो महाद्वीप के देश हैं उनको परिधीय क्षेत्र मानते हैं। और मानते हैं जितने अच्छे और प्रगतिशील विचार हैं, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव, वो पहले सेंट्रल रीजन में पैदा होते हैं और वहीं से परिधीय क्षेत्र में जाते हैं। तो हम लोगों का कोई वजूद ही नहीं। और इतना ही नहीं, जो पश्चिमी बुद्धिजीवी हैं, वो पश्चिमी बुद्धिजीवियों ने हमारे जो सामाजिक विज्ञान है, उन सामाजिक विज्ञानों पर अपना प्रभाव कायम कर रखा है। तो हम कहीं ना कहीं उसी प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत दबे हुए हैं। आज भी हमारा जो सामाजिक विज्ञान है उस पर मुख्य नियंत्रण उन्हीं का है। तो चलिए, ये आपको क्वेश्चन के रूप में दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशीकरण को बल मिला, परंतु उपनिवेशवाद समाप्त नहीं हुआ, उसने केवल रूप परिवर्तित किया। यही क्वेश्चन परीक्षण की, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब यहां से टॉपिक चेंज होगा, तो आज इतना करता हूं कि आज मैं यहीं छोड़ देता हूं और शेष टॉपिक आप लोग इतना कल पढ़ के आ जाइएगा। हाँ, क्वेश्चन दे दूंगा। ये क्वेश्चन पढ़ के आ जाइएगा, है ना। इतना कल पढ़ के आ जाइएगा, कल हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। चलिए, क्वेश्चन लिखिए।
अटलांटिक चार्टर याद है ना, ब्रैकेट में 1941। हाँ, उपनिवेश मुक्ति का एजेंडा था, उपनिवेश मुक्ति का एजेंडा था। हाँ। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? आप कहां तक सहमत हैं? 150 वर्ड्स, 150 शब्द। अंकुर पूछो मेरे स्टूडेंट से, हो जाएगा? अटलांटिक चार्टर उपनिवेश मुक्ति का एजेंडा था, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? हो जाएगा? ओके माय स्टूडेंट्स, तो आई विल सी यू टुमारो। जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप करिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।